खबर यह है कि अदानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाने वाली रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अब एक और नया खुलासा कर दिया। दरअसल क्या खुलासा किया है, एक आधार पर हिंडनबर्ग ने यह दावा किया कि सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति की अदानी विवाद से जुड़ी ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है, जिसमें अरबों डॉलर का निवेश किया गया। हिंडनबर्ग का आरोप यह भी है कि अदानी मामले की जांच का जिम्मा सेबी चीफ माधवी बुच पर ही था, लेकिन उन्होंने अदानी ग्रुप पर सख्ती नहीं की। हिंडनबर्ग के इन आरोपों पर सेबी चीफ माधवी बुच की तरफ से जवाब भी दे दिया गया है और माधवी बुच ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। तो देखिए, दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक बड़ा आरोप जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाया गया माधवी बुच को लेकर, और दूसरी तरफ इन आरोपों पर सेबी चीफ का जवाब। सेबी चीफ माधवी बुच ने आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा कि रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का खंडन करती हूं, आरोप निराधार हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारा वित्तीय लेन देन एक खुली किताब के जैसा है। ये बयान माधवी बुच की तरफ से दिया गया। ये सफाई हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को लेकर जिसमें आरोप सेबी चीफ माधवी बुच पर लगाए गए हैं और उनके पति पर लगाए गए हैं। दरअसल अब इस पूरे मामले को लेकर माधवी बुच की तरफ से रिएक्शन आया है और उन्होंने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। तो ये एक बड़ा दावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एक बार फिर से किया गया है, जहां रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की तरफ से दावा करते हुए यह कहा गया कि सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति की अदानी विवाद से जुड़ी ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है, जिसमें अरबों डॉलर का निवेश किया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर माधवी बुच ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, कहा है कि ये आरोप गलत हैं। दरअसल आपको बता दें कि विस्लब्लोअर की दस्तावेज के आधार पर बड़े खुलासे का यह दावा, जिसमें अदानी विवाद से सेबी चीफ और पति का कनेक्शन, बुच दंपति का अदानी से जुड़े ऑफशोर एंटिटी में हिस्सा, यह बड़ा दावा इस रिपोर्ट में। अदानी विवाद में इस्तेमाल ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। सेबी ने अदानी ग्रुप पर सख्ती नहीं की, यह बड़ा दावा इस रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में एक बार फिर से किया गया है। और इसी खबर पर डिटेल में जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंकित, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एक बार फिर से बड़ा दावा, आरोप लगाए गए हैं सेबी चीफ पर, उनके पति पर, लेकिन जैसा कि हम पहले भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, निराधार बता रही है माधवी बुच इन तमाम आरोपों को। क्या दलील उनकी तरफ से दी गई है, क्या कह रही है माधवी बुच? देखिए, सेबी चीफ माधवी पुरी का साफ तौर पर यही कहना है कि उनका जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो पब्लिक डोमेन में है, वो सार्वजनिक तौर पर जो है किए जा चुके हैं और इसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि माधवी पुरी ने अपने जब सेबी चीफ का कार्यभार संभाला उससे पहले ही जो अडानी ग्रुप से की ऑफशोर कंपनी से जुड़े हुए शेयर थे वो अपने पति के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। तो ये तो हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करते हैं, आपसे करीबन 1.5 साल पहले अडानी समूह को लेकर रिपोर्ट आई थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी से जांच करने को कहा था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट आई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, फिलहाल सेबी की रिपोर्ट पर रिलाय करते हुए इस तरीके की गड़बड़ी के जो आरोप लगाए गए हैं वो जो है सही नहीं पाए गए हैं। तो अब हिंडनबर्ग क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि देखिए, जब सेबी चीफ खुद ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं तो फिर जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है? अब से करीबन 18 महीने पहले जनवरी 2023 में ये रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद में सड़क से लेकर के संसद तक काफी हंगामा हुआ था। तो अब हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में सेबी चीफ माधवी पुरी को ही कटघरे में खड़ा किया गया है। हालांकि उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि कहीं कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर सड़क से लेकर के संसद तक तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरेंगी और सवालों के घेरे में खुद सेबी प्रमुख। बिल्कुल, लेकिन अंकित, इस पूरे मामले को लेकर जिस डॉक्यूमेंट का, जिस दस्तावेज का नाम लिया जा रहा है विसल ब्लोअर, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि बड़ा खुलासा और बड़ा दावा हुआ है, ये दस्तावेज क्या है और कितना ज्यादा इंश्योरिटी के साथ इसको माना जा सकता है कि जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि माधवी बुच इसे निराधार बता रही हैं, लेकिन ये दस्तावेज क्या है जिसके आधार पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इतने बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं? देखिए, विसल ब्लोअर मतलब जो है जो सच उजागर करने वाला। तो ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे पास विसल ब्लोअर के जरिए, यानी कि जो लोग सच का उजागर करते हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि अपना नाम, उनका नाम सामने आए, या नाम सामने आता भी है तो वो उस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि विसल ब्लोअर के जरिए हमारे पास में कुछ दस्तावेज आए हैं जो ये बताते हैं कि 2015 से लेकर के 2022 तक
किस तरीके से अडानी ग्रुप की जो ऑफशोर कंपनीज थी, जिनमें गड़बड़ी हुई थी, जो इससे पहले की रिपोर्ट में कहा गया था, उन कंपनीज में हिस्सेदारी किसकी थी? जो माधवी पुरी है, सेबी चीफ, और उनके पति की। तो इसी को आधार बनाया गया है और ये कहा गया है कि हमारे पास जो दस्तावेज है उससे ये साबित होता है कि किस तरीके से माधवी पुरी का पूरी जो अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनीज थी उसमें हिस्सेदारी दी। लेकिन उसके बाद में फिलहाल अगर हम अभी की बात करते हैं तो माधवी पुरी ने इनको सिरे से नकार दिया है। और एक चीज और महत्वपूर्ण है, हमको हिंडनबर्ग के बारे में भी जानकारी यहाँ पर जुटाना होगा, या दर्शकों को बताना होगा। हिंडनबर्ग क्या करता है? हिंडनबर्ग खुद अपनी रिपोर्ट में इस बात को क्लेम करता है कि यहाँ पर जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद में वो शॉर्ट सेलिंग का काम करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब एक कंपनी को लेकर के जब रिपोर्ट आती है उसके शेयरों में जो ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि खास तौर पर जब शेयर नीचे जाते हैं तो उस दौरान वो जो शेयर्स में जो खरीद फरोख्त करते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। और इसी वजह से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था तो इस शॉर्ट सेलिंग शब्द का काफी इस्तेमाल हुआ था और बाकायदा अडानी ग्रुप की तरफ से भी जो स्पष्टीकरण आया था उसमें भी इस बात को जिक्र किया गया था। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि ये रिपोर्ट इस वजह से लाई गई है जिससे कि एक कंपनी को नुकसान हो, और जब उस कंपनी को नुकसान हो तो ये कंपनी यानी कि हिंडनबर्ग और उसके जो सहयोगी लोग हैं वो मिलकर के मुनाफा कमाए, यानी कि कंपनी को और निवेशकों को नुकसान हो और उसका फायदा किसको मिले? ये जो हिंडनबर्ग जो लोग रिपोर्ट ला रहे हैं उनको या उनके सहयोगियों को। तो देखिए, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है निश्चित तौर पर, लेकिन इस बार जो सवालों के घेरे में है वो खुद है सेबी प्रमुख। हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण जारी किया है। आप मेरे साथ रहिए। इस बीच एक और बड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएं, जहां हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। देखिए, विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्ष के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं और संसद सत्र को जल्द खत्म किए जाने को लेकर इस रिपोर्ट से कनेक्ट कर रहा है विपक्ष और सवाल उठा रहा है कि अब पता लगा कि संसद सत्र को जल्दी खत्म क्यों कर दिया गया। तो इसे हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट से कनेक्ट करके विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज है और अब केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश में जुटा है विपक्ष। और जयराम रमेश नेता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से देखिए ये ट्वीट किया गया है कि हम जान गए हैं ऐसा क्यों हुआ है, संसद के सत्र को जल्दी खत्म क्यों किया गया। यह ट्वीट जयराम रमेश की तरफ से किया गया कि 9 अगस्त को अचानक से संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि संसद 12 अगस्त की शाम तक चलने वाली थी। अब हमें पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। ये जो ट्वीट है ये जयराम रमेश की तरफ से किया गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर अब ये जो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट और नया खुलासा है, इसको लेकर अब राजनीति इस पूरे मसले पर देखने को मिल रही है। अंकित हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं और हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी। अंकित, एक तरफ तो सेबी चीफ की तरफ से सफाई है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर राजनीति है। जब से रिपोर्ट आई तब से हम देख रहे हैं किस तरीके से इस पूरे मामले पर बयानबाजी तेज हो रही है और अब एक बार फिर से विपक्ष सवाल उठा रहा है केंद्र सरकार को लेकर, संसद सत्र से इसे कनेक्ट कर रहा है। क्या क्या देखने को मिल रहा है राजनीति के अंदर? देखिए, साफ तौर पर इससे पहले भी जब 1.5 साल पहले रिपोर्ट आई थी तब भी जो सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने सरकार को घेरा था और सीधे क्योंकि अडानी समूह का नाम जुड़ रहा था तो विपक्ष ने जो सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा था। एक बार फिर से जब जैसे ही रिपोर्ट सामने आई है, जयराम रमेश ने जो एक्स पर ये पोस्ट किया और ये कहा कि संसद का सत्र जल्दी क्यों खत्म कर दिया गया। लेकिन पूजा यहाँ पर हमको ये भी बताना जरूरी है क्योंकि मैं भी संसद की कार्रवाई लगातार कवर कर रहा था और जिस दिन ये जो है सत्र खत्म किया गया, घोषणा की गई, उस दौरान तक इस तरीके की किसी रिपोर्ट के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी कब आई है? कल देर रात, जो भारतीय समय के अनुसार रात में करीबन जो 9-10 बजे के आसपास जब ये रिपोर्ट जारी हुई है, उससे कुछ घंटे पहले हिंडनबर्ग ने एक्स पर ही पोस्ट करके कहा कि इस तरीके की रिपोर्ट लाने वाले हैं। यानी कि जो शुक्रवार को जब ये संसद की कार्रवाई खत्म हुई है उस दौरान तक इसको लेकर के कोई सुगबुगाहट नहीं थी। और दूसरी, इसी में एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि जब संसद की कार्रवाई खत्म हुई है, स्पीकर ओम बिरला से तमाम जो है राजनेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री समेत जो है जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने वहां पर जो बैठ करके बातचीत भी की है। और तब क्योंकि किसी को इस बारे में अंदाजा नहीं था तो ना तो विपक्ष की तरफ से ना ही सत्ता पक्ष की तरफ से इस चीज का कहीं कोई जिक्र हुआ था। लेकिन अब क्योंकि रिपोर्ट आई है और संसद का सत्र जो कि 12 तारीख तक था उसको क्योंकि जो है 9 तारीख को खत्म किया गया है, 2 दिन तो बीच के शनिवार रविवार के थे, तो इसी के चलते ये जो खत्म किया गया है आप ये कह रहे हैं कि जब संसद सत्र को स्थगित किया गया था, खत्म हुआ था, उस वक्त तक इस रिपोर्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन अंकित, ये मामला यहीं पर नहीं रुक रहा है, राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें भी सामने आ रही है, स्टेटमेंट सामने आ रही है। अब आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और मोदी सरकार सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का।
सुबह 10:30 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अब से थोड़ी देर में इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 10:30 बजे का समय है, 10 से 12 मिनट का समय बाकी है और उसके बाद संजय सिंह इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा, किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरते हैं इस पूरे मामले को लेकर, यह देखना होगा, क्योंकि उनकी तरफ से भी ट्वीट सामने आ चुका है। उन्होंने ये कहा है कि मोदी सरकार सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब सुबह 10:30 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन की। कल ही अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ था, जो कि अब तक जारी है और इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर अभी भी चल रहा है और वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर जारी है। कई आतंकियों के घिरे होने की खबर भी सामने आ रही है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, अनंतनाग में जहां पर मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ, और किश्तवाड़ में भी। और दुखद खबर यह है कि अनंतनाग में हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं और 1 जवान अभी भी जख्मी है। ये खबर सामने आ रही है। और दूसरी तरफ किश्तवाड़, जहां पर अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये खबर मिली है कि कई आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, कई आतंकियों के घिरे होने की जानकारी है। और ऐसे में लगातार जो एनकाउंटर है वो जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। अनंतनाग और किश्तवाड़ में एनकाउंटर जारी है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, 1 जवान जख्मी है। हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। आसिफ, फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि बीते कल से हम देख रहे हैं एनकाउंटर वहां पर जारी है, हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। अभी फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? पूजा, देखिए, ये मुठभेड़ ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच में हो रही है। सेना ने बताया है कि ये जो मुठभेड़ है तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर घने जंगलों में, जो कि मेरे पीछे आप पहाड़ियां देख रहे हैं, इनके ऊपर हो रही है। घने जंगलों के बीच में जब सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी कल एक तलाशी अभियान चला रहे थे, तो यहाँ छुपे हुए मिलिटेंट्स की तरफ से घात लगाकर इन पर हमला किया गया। इस बात की पुष्टि अब हो गई है। और इस हमले में जो गोली चली थी उसमें सेना के 3 और जवान और 2 आम नागरिक जख्मी हो गए थे, जिनमें से बाद में सेना के 2 जवान और अब से थोड़ी देर पहले एक आम नागरिक, जिसकी पहचान अब्दुल रशीद डार के तौर पर की हुई है, इनकी मृत्यु हो गई, जबकि 1 जवान और 1 आम नागरिक अभी भी जख्मी है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स का ये ग्रुप इन्हीं पहाड़ों को पार करके जम्मू के डोडा से जो देसा का इलाका है, जहां पे कुछ दिन पहले सेना के 4 जवानों को निशाना बनाया था, ये वही ग्रुप है जो पहाड़ों के जरिए अब दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग वाले इस इलाके में आया है, जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। और कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने इस बात की जिम्मेदारी भी ली है कि उन्हीं के जो मिलिटेंट हैं वो इस इलाके में सुरक्षा बलों के साथ इस समय मुठभेड़ में शामिल है। लेकिन मैं बता दूं कि इस समय जहां पे हम मौजूद हैं काफी ज्यादा घने बादल है, बारिश हो रही है। यहाँ जिस जगह पे हम थे अभी से थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, लेकिन ऊपर वाले इलाके में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, घने बादल हैं, जिसके चलते ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसलिए सुरक्षा बलों का अभियान थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है, इस वजह से कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन जो घेराबंदी है वो बराबर जारी है। लेकिन आज सुबह से कोई फायरिंग नहीं हो रही है। जो फायरिंग कल हुई थी केवल वही मुठभेड़ है। लेकिन तलाशी अभियान बढ़ा के अब जो पीर पंजाल के दोनों साइड, यानी कश्मीर के साइड, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि बारिश हो रही है, उस वजह से थोड़ी दिक्कतें भी, चुनौतियां भी वहां पर सामने हैं। धन्यवाद आपका आसिफ अपडेट्स पहुंचाने के लिए। और आइए आगे बढ़ेंगे, जहां देखिए जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ में एनकाउंटर चल रहा है। आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर रखा है। पाडर बाटम ब्रिज के पास ये एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर लगातार जारी है। आतंकियों की तरफ से फायरिंग की जा रही है और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने भी पूरे इलाके को घेर रखा है। तो अनंतनाग और किश्तवाड़, इन दोनों ही इलाकों में लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। एनकाउंटर वहां पर लगातार जारी है और पाडर बाटम ब्रिज के पास एनकाउंटर किश्तवाड़ में भी लगातार चल रहा है। देखिए, कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में अब सियासी उबाल बढ़ता जा रहा है।
दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला और सीबीआई जांच की मांग की और आईएमए की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। आईएमए ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है और साथ ही पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए देने की भी मांग की गई है। तो लगातार अब विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर बढ़ता जा रहा है। आईएमए की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए और रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से भी सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आबिर दत्ता कोलकाता से सीधे हमारे साथ कनेक्ट हैं। आबिर, इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं दिल्ली हो, कोलकाता हो या देश भर में प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही है। लोगों के मन में गुस्सा है और ये गुस्सा जायज है। सवाल ये उठता है कि इतना समय इस पूरे घटनाक्रम को बीत चुका है, बावजूद इसके अभी तक एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है और अभी पूरे उस मामले में पूछताछ चल रही है। कार्रवाई कब होगी, आगे क्या प्रोसेस होगा, क्या तस्वीरें आप सड़क पर इस वक्त देख पा रहे हैं कोलकाता में? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि ये जो घटना हुआ है जहाँ पे ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वहाँ पे जहाँ ये घटना हुआ है, ये चेस्ट मेडिसिन का जो फ्लोर में घटना के समय उस टाइम 2 आदमी जो सिक्योरिटी गार्ड का वहाँ पर डिप्लॉय थे, उन लोगों के ऊपर सिक्योरिटी चलाने के लिए वो दायित्व दिया गया था। वो दोनों को ही अभी बर्खास्त कर दिया है हॉस्पिटल, ऐसा ही जानकारी मिल रहा है। दूसरा है कि पुलिस अभी तक एक आदमी को गिरफ्तार किया, संजय नाम का। ये संजय कोलकाता पुलिस का ही सिविक वॉलंटियर है। वो संजय के ऊपर आरोप यह है कि जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जानकारी मिल रहा है कि जब ये घटना हुआ, वो संजय रात को 4 बजे मतलब एकदम सुबह के 4 बजे से 4:37 इस टाइम पे वो बिल्डिंग में घुस रहा था और बिल्डिंग से निकल रहा था, ये वो लोग देखा। उसके बाद वो वहाँ पे जाके निर्भया जो चिकित्सक यहाँ पर थे, महिला चिकित्सक, उनको पहले मारा है, उसके बाद उनको कत्ल किया है। ठीक है आबिर, यानी कि आप जो अभी का बड़ा अपडेट दे रहे हैं वो ये है कि जो अस्पताल में उस समय पर सिक्योरिटी पर तैनात थे 2 लोग, उन्हें बर्खास्त अभी फिलहाल किया गया है। ये एक बड़ा अपडेट आबिर आपकी तरफ से दिया गया। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। फिर से आपके पास लौटेंगे। देखिए, हिंडनबर्ग मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजीत सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनिए। वो रिपोर्ट क्या कह रही थी? वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैंग चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए लगाया और उन्हीं कंपनियों के जरिए गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। तो संजीत सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद को आप सुन रहे थे। हिंडनबर्ग मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं।